Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है क्लास का। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, हर एक चीज़ को समझते चलिए। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर मैं आपके लिए कंप्यूटर के लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आई हूँ, जिसमें फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी प्रॉपर हो चुकी है। जो भी बच्चे बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अब वो बच्चे प्लेलिस्ट से हर एक चैप्टर को, हर एक चीज़ों को आप सीरीज़ से देख सकते हैं। सीरीज़ से भी लीजिए, सीरीज़ को पढ़िए और अपना यहाँ से क्लास कर लीजिए। आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी भी आपके पास 1 महीने का इंटरवल है पूरा एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि एग्ज़ाम के अभी कोई अपडेट नहीं है, एग्ज़ाम की डेट नहीं मिल रही है अभी तक। जैसा भी होगा होली के बाद ही आपका कुछ क्लियरेंस होगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। पहले आप प्रिपेयर करिए, खुद को प्रिपेयर रहिए कि हाँ पेपर कभी भी हो आप देने के लिए तैयार हैं। इस मोटिव के साथ चलिए तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। बहुत परेशान नहीं होना, हर चीज़ को बस समझ समझ के पढ़ लीजिए। बाकी वहाँ पर हर चीज़ बनाकर लिखनी रहेगी, बहुत दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर इस समय बज रहे हैं शाम के 4। मैं आपकी शाम के 4 की क्लास लेके आया। आज है मंडे, तो अपनी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस समय आप जुड़े शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। डेली टाइम पर आने का प्रयास करिए। शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे मैं आपकी क्लास करती हूँ और 9 बजे आपकी यूपी टेट की क्लास का सीन रहता है। तो ये 3 क्लास आपके लिए होने वाली है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो कोशिश क्या करिए कि ये तीनों क्लास को अटेंड करिए, देखिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर के कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। 25 नंबर का यहाँ पेपर आता है और 18 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 12 नंबर इसमें पासिंग होता है। ये तीनों चीज़ आपको हर एक पेपर की समझ के चलनी होगी, क्या होता है कि। और ये तीसरे दिन आपका पेपर शाम की मीटिंग में होगा। हिंदी होगी, संस्कृत होगा, फिर कंप्यूटर होगा। तो ये जानकारी है। चलिए देखते हैं फिर आज के प्रश्न कैसे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, कंप्यूटर का अर्थ बताइए। 2 नंबर का प्रश्न भी बनेगा, 1 नंबर का भी बनेगा। 1 नंबर 2 नंबर फर्क कितना है कि 1 नंबर की बात होगी तो आपको थोड़ा लिखना होगा और ये 2 लाइन मैक्सिमम लिखनी होगी, 2 से 2.5 लाइन। और अगर 2 नंबर में आता है तो 3 लाइन, 5 लाइन ऐसे लिखना होगा, ठीक है। कंप्यूटर का अर्थ बताइए। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। इस तरह के प्रश्न कई बार बनते हैं। ये मैंने आपको दिखाया भी, मैं जब पढ़ाते वक्त बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बन जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए, हर एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई देगी। नोट्स जिनके पास नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो वो बच्चे नोट्स ले ले, तो वो भी बच्चे ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए क्या है। कंप्यूटर का अर्थ बताइए। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग यंत्र है। प्रोग्रामिंग आप जान रहे हैं, प्रोग्रामिंग वही जो सी, जावा, ये प्रोग्रामिंग होती है। जब हम सी, जावा, फोर्टेन, डॉट नेट, HTML, पाइथन, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज होती है। इन सारी लैंग्वेजेस को सीखा जाता है, जिसको कोड कहते हैं। तो वही कोड ये प्रोग्रामिंग हो गया, यंत्र यानी कि डिवाइस हो गई। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रोग्रामिंग यंत्र होता है, वो एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है, जो प्रयोगकर्ता को, जो यूज़ करने वाला है उसको, यूज़र को, मतलब जैसे आप हो गए, मैं हो गई, इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की सूचना को अथवा कोई डाटा है को कार्यान्वित करने का मतलब है कि उनमें कुछ प्रोसेस करता है, उनमें कुछ काम करता है। के पश्चात व्यवस्थित शब्दों और जटिल संख्याओं को, अगर मान लीजिए कोई डाटा नहीं है, कोई कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना भाग कुछ भी है, तो उनको वो संचित गणित के रूप में संचित करके रख कर सकता है, स्टोर करके भी रख सकता है। और आपको आउटपुट चाहिए तो उसका आउटपुट भी दे सकता है। आउटपुट को सरलता से समझने आने वाले संयुक्त रूप से किया जाता है। ये ऐसे तरीके से उसको प्रोसेस करता है, कार्य करता है कि जो आउटपुट आपको दिया जा रहा है वो आपको समझ में आए, आप उसके एक संरूप को समझ पाएँ कि आपके सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये कंप्यूटर का एक बेसिक सा अर्थ है। आ भी सकता है प्रश्न, नहीं भी आ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। हम आपको एक बेसिस पे ये करवाते हैं कि ऐसे भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं और आपको इसमें से बातों को देख कर, छाँट कर वहाँ पर लिखना होगा। एक प्रश्न हो गया, 2 नंबर आपके आसानी से मिल गए। आगे बढ़िए। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ कौन सी हैं? आपको यहाँ पर याद आ रहा है, मैंने पीढ़ियों की बहुत अच्छी क्लास बताई है। और एक बात अभी ये कहना चाहती हूँ कि पीढ़ियों का जो टॉपिक है वो बहुत सी वैल्यूएबल टॉपिक, वैल्यूएबल इस सेंस से है कि आपको बहुत प्रश्न मिलेगा। पहला तरीका क्या है पता है? आपको ध्यान रखना है कि 5 पीढ़ी के बारे में पूछा गया, तो कितनी पीढ़ी है ये नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न क्या बनेगा कि पहली पीढ़ी की जो ये तारीख है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब तक थी।
तो ये मान के चलिए कि 5 प्रश्न तो आपको इनकी पीढ़ी के जो टाइम ड्यूरेशन है इससे ही बन जाएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ऑब्जेक्टिव में ही बने और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना बने। तो ये आपको चाहे ऑब्जेक्टिव में इनकी डेट पूछ सकता है, नहीं तो अति लघुत्तरी में इनकी डेट आपसे पूछ सकता है। ये आपको डेट पाँचों की बहुत ही क्लियर ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। एक तरीका, एक प्रश्न तो इनका राइज होने का ये, दूसरा इनसे ये पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर कब बनाया गया था। ये एक प्रश्न बनता है। तब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर बने थे, सभी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के बेसिस पे क्रिएट किए गए थे। आई बात अब यहाँ पर दूसरी पीढ़ी की सेम बात पूछेगा तो ट्रांजिस्टर के बेस पर कंप्यूटर कब बनाए गए थे। तब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दूसरे में एकीकृत या इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहते हैं इंग्लिश में, इसके बेस पर इस प्रिंसिपल का प्रयोग करके कंप्यूटर कब बनाया गया था। तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि तीसरी पीढ़ी में VLSI, ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करके वेरी लार्ज इंट्रा स्केल कब करके इनको इस वेरी लार्ज स्केल मीटर को यूज़ करके कब जो है कंप्यूटर बनाया गया, तो वो चौथी पीढ़ी थी। और ULSI माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके कब बनाया गया अल्ट्रा लार्ज स्केल, तो वो है पाँचवीं पीढ़ी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके बेसिस पे बना हुआ था, कौन से टाइम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी अगर जैसे कि अभी बताया कि ये पूछता है मतलब वैक्यूम ट्यूब कब बनी थी तो प्रथम जनरेशन में, और नहीं तो आपको ये पूछता है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर किन के बेसिस पे बनाया गया था, तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि वैक्यूम ट्यूब। तो कुल मिलाकर आपको अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर बातें क्या बताई कि कैसे इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा। ध्यान क्या रखना है कि आपको इन पांचों पीढ़ी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये पांचों पीढ़ी काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी सेंस है क्योंकि प्रश्न लेकर आएंगी। तो अलग अलग तरीके से चाहे अति लघुत्तरी में पूछ सकता है या तो बहुविकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका 5 पीढ़ी है। पहली पीढ़ी की अगर बात करते हैं तो 1946 से लेकर 1959 तक का है, जो कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, एक चीज़। दूसरा है 1959 से लेकर 1965, जो कि ट्रांजिस्टर के बेस पे बनाया गया था। तीसरा है 1965 से लेकर 1971, आईसी के बेस पे बनाया गया था। चौथा है 1971 से 1980, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया था, वो आपका चौथी है। और यूएलएसआई के बेस पे जो बनाया गया था 1980 टिल टाइम तक। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग बताइए। कंप्यूटर की यूज़ क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बात नहीं लिखी है कि कितना बताना है, 2 बताना है, 3 बताना है, 5 बताना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब नहीं दिया है, बस आपको ये पता है कि अगर 1 नंबर का पूछा गया है तो पतला पतला मतलब छोटा छोटा 2-2 लाइन करके 3 लिख दो। और अगर 2 नंबर वाले में दिया गया है तो आप इसको यही प्रश्न को 2-2 लाइन करके 5 लिखना, 5 पॉइंट वाला, 5 पॉइंट के हिसाब से लिखना, तो आपको वो पूरा पेज भी फिलअप हो जाएगा और नंबर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, एक बार ऊपर चलती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पीढ़ी का प्रश्न है, पीढ़ी का जो टॉपिक है, एक मेजर टॉपिक है, इनसे ही थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर्स हैं, सेकंड जितनी भी पीढ़ियाँ पाँचों हैं, इनमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे है सिमिलर ही कि बहुत गर्म हो जाता है, कूलिंग फैन चाहिए होती है, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत लगता है, हम एक जगह से दूसरी जगह घुमा नहीं सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, गर्म हो जाते हैं, काफ़ी मतलब मैनेज करना पड़ता है, और मल्टीटास्किंग नहीं होते हैं, काफ़ी ऐसा कुछ आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके फाइंड आउट करके कर, लेकिन वो सारा आपको उसको पढ़ने के लिए क्लास देखनी होगी और या तो नोट्स लेनी होगी, तभी हर एक चीज़ मिल पाएगी। फ्रेंड्स, पूरी तो मैं रिविज़न नहीं करवा पाऊँगी। जब आपकी मैराथन क्लास होगी, वो आपकी जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी मैराथन क्लास में लूँगी, अभी तो नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपको पहले प्रश्न करने हैं इस तरह के। और उसके बाद जो आपकी सीरीज़ है वो मैं कराना आपको स्टार्ट करूँगी, लेकिन पहले डेट आ जाएगी, तब तक हम ऐसे ही प्रश्नों को करेंगे, वो उसी टाइम पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और तुरंत तुरंत हमारा रिवीजन हो जाएगा। आपके पास है, आप उसको पढ़िए, मैं डेली बेसिस पे प्रश्न करवा रही हूँ, तो आपके लिए कुछ नया होना चाहिए। नहीं तो फिर आप जब सीरीज़ से पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ फिर क्या पढ़ना, फिर यही तो बात है ना। तो आप सीरीज़ अच्छे से पढ़िए, हम रिवीजन करवाएंगे, हम उसको भी करवाएंगे, लेकिन डेट निकल जाएगी तब। अभी हम आपको ऐसे प्रश्न करवाएंगे जो हम खुद खोज के ले आएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे प्रश्न बन रहे हैं, क्या करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए, इसी के साथ लाइक बनता है, फटाफट लाइक करके आइए जाइए, फटाफट डू इट फास्ट एवरीवन। फिर आगे बढ़ते हैं, करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। चलिए, जिन्होंने नहीं किया है फटाफट करिए। आइए, कंप्यूटर की उपयोगिता की बात करते हैं। तो पहला जो यूज़ है वो व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में। जी हाँ,
बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, फर्म्स में बहुत जगह व्यवसाय की जहाँ बात हो रही है, उन एरिया में, उन सेक्टर्स में आजकल कंप्यूटर का उपयोग बहुत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रैंडम एकदम फैल रहा है, क्योंकि इनसे काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है और हमारे समय की बचत होती है। व्यावसायिक संस्थान में आंकड़े से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण और उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है। मतलब आप जैसे बिजनेस में हैं, कोई ऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कैटेगरी में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी सेक्टर में है जहाँ पर आपके सेट ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा हैं ढेर सारे, उनको अरेंज करके रखना, हर चीज़ की फाइल फोल्डर्स बना के रखना, हर कैटेगरी को डिवाइड करके रखना, फिर एक से एक प्रॉपर निर्णय ले पाना, एक एस्टिमेट रिजल्ट की भी परिकल्पना करना, तो ये सारी उपयोगिता हम अपने बिजनेस से सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो बिजनेस की सेक्टर में, बिजनेस की फील्ड में काफ़ी लाभप्रद है और हम इनका यूज़ करके अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। तो बिजनेस में हम व्यवसाय के क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं और एक अच्छा संसाधन भी है हमारे काम को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा आप देख सकते हैं बैंकिंग के एरिया में, जी हाँ, पहले सरकारी ऑफिस सब मैनुअल थी। अब आप देख लीजिए, अब बजट भी आपको पेपरलेस पास हो रहा है, कोर्ट में भी हो गया है बहुत जगह कि अब जो है सब वर्चुअली होगा, जिससे क्या हो रहा है कि पेपर का भी बचत हो रही। पेपर कैसे बनता है, पेड़ों को काट के बनाया जाता है, फिर कचरे कूड़े वगैरह फिर साफ साफ करके काफ़ी दिक्कतें होती हैं, चीज़ें बने, रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, लोगों की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और फिर पेपर मिसप्लेस भी कर देते हैं, सबूत मिटा देते हैं, बहुत कई चीज़ें होती हैं, सबको ध्यान रखना पड़ता है। फिर यहाँ पर है कि बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बैंक में लेने देने की गणना करने के लिए, बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना आया, कितना लोन गया, कितना लोन रिकवर हुआ, कोई जो कितना है क्या है, तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ध्यान रहता है, क्योंकि सबको याद थोड़ी रहता है कि हर चीज़ कितनी है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चेकों का भुगतान किया जाता है, बैंक में चेक वगैरह का भुगतान है, कोई भी चीज़ है, एटीएम कार्ड कितना, कितने अकाउंट होल्डर हैं, किसी में कितना क्या है, सब चीज़ के अब अकाउंट होल्डर वो पूरी प्रोफाइल खुलती है, सारे लोग नहीं ऑपरेट कर पाते हैं, काम आसान हो गया है, एम्प्लॉयज़ अच्छे से कर पाते हैं, सीखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। तो आप देखते हो कि आप काफ़ी कैलकुलेशन ईजी हो गई है, हर एक काम आसान हो गया है कंप्यूटर के द्वारा, तो हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक व्यवसाय हो गया, दूसरा बैंकिंग क्षेत्र हो गया, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में, जी हाँ, जैसा कि आप और हम, ये हमारा छोटा सा कंप्यूटर है फिलहाल के लिए, आपके पास भी छोटे छोटे कंप्यूटर है जिसपे आप टैबलेट है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास फ़ोन है, जो भी है, एक प्रकार से मान सकते हैं वर्चुअली हम और आप भी आज 2.5-3 महीने से आप कुछ शानी भी किसी लड़की को जान रहे हैं, जो आपको थोड़ा जो भी हेल्प हो रहा है पर कर पा रही, बता पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी हम अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं, हम सारे लोग कर रहे हैं, वो छोटे बच्चों को भी बताया जा रहा है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाया, बड़ी से बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही है, ISP की पढ़ाई भी फ़ोन से हो रही है, मतलब ऐसे वर्चुअली हो रही है, तो एक तालमेल बढ़िया बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का द्वारा आज विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी को पढ़ने के कार्यक्रम की जाए। कोविड के दौरान देखिए क्लासेस जो चल रही थी वर्चुअली हो रही थी, ऐसे कोविड से याद आया, एक स्कूल था और स्कूल में जो है क्या था, कुछ था शायद, ना याद नहीं आ रहा, ऐसा कोई सीन था जिसमें फ़ीस मांगी जा रही थी, हाँ फ़ीस मांगी जा रही थी, ऐसा कुछ था, तो पता नहीं किस लिए फ़ीस मांगी जा रही थी, स्टाफ को देने के लिए समथिंग कुछ सीन था, तो मांगा जा रहा था, तो लोग पेरेंट्स ने बोला कि जब बच्चे आए ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या क्या है कि फ़ीस दें, ऐसा कुछ सीन था कोविड के दौरान पे। तो फिर वो पड़ी थी, क्या कहते हैं, 26 जनवरी पड़ी थी, तो शायद जो ड्रम वगैरह बजाने वाले होते हैं उनका भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था, जो आते हैं इंडिपेंडेंस डे पे ढोल नगाड़ा बजाते हैं, तो वो लोग, उनका भी बच्चा पढ़ता था, शायद फ़ोन किया गया था, तो उसने कहा कि मैम मुझे बच्चे बंद था तो कौन फ़ीस देगा, तो वो कहा मैम कहेंगी तो क्या हुआ, हमको स्टाफ को तो फीस देनी पड़ रही है, तो कह रहा था ठीक है फिर 26 जनवरी को हम आएंगे, आपके यहाँ बजा देंगे और फिर आप हमको भी पैसा दीजिएगा। तो ये एक मतलब आप देख रहे हो कि उस समय मतलब पढ़ाई भी हो रही थी, बहुत सारे कार्य हो रहे थे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या है, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न तरह के खेलने के लिए भी किया जाता है। लूडो लोग खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। ठीक है, ड्रीम11 का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है सबको, पबजी का शौक चढ़ा हुआ है, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल रेस, ठीक है, और वो क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है, कैंडी क्रश अक्सर बहुत उस समय बहुत चलता था, तो अक्सर लोग खेलते हैं। तो ये सब ऑनलाइन गेम है, पढ़ने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, बट ये कि सारा दिन नहीं करना चाहिए।
इन सब में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग का जितना पढ़ने में डेडिकेशन या एडिक्शन नहीं रहता ना, उतना हम इन सब चीज़ों के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो फ़ोन में लोग अक्सर देखो खेलते हैं, तो फ़ोन भी ख़राब हो जाता है गेम वेम खेलने से। और वैसे भी फ़ोन कितने महंगे महंगे आते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। फिलहाल के लिए ये साधन है जिसका हम यूज़ करके ये कार्य कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट का भी आप बढ़िया यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट जो चला रहे हैं, जैसे फ़ोन में चला रहे हैं, तो आपके पास एक डिवाइस है जिसमें आप चला रहे हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर पे भी कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर व्यापारिक संस्थाएं देश विदेश में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य हो रहा है, अदर कंट्रीज़ में हो रहा है, उनके बीच जो है आदान प्रदान हो रहा है, बातें हो रही, ईमेल वगैरह हो रहा है। तो ये इंटरनेट के द्वारा ही जो है हर चीज़ें ईजिली हो गई हैं। फिर हम कहीं किसी भी कोने में बैठ के किसी से बात करके कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं लोग, अलग अलग फ्रेंचाइजी ब्रांचेस जो खुलती फ्रेंचाइजी खुलती है, जो हेड मैनेजर रहते हैं, क्या वो हर जगह थोड़ी जाते हैं, तो वो सब उनके पास डाटा आता है, हर चीज़ देखते रहते हैं। या कोई आसपास में है तो लोग देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे कैमरा वगैरह सेटअप कर देते हैं और उसका टैब अपने फ़ोन में कर लेते हैं ऐप वगैरह इंस्टॉल करके। तो वो वहाँ पर उनके यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो सब कुछ दिखता रहता है फ़ोन में। अक्सर देखा है कि नहीं देखा है, तो ये सारा खासकर ऑफिस के प्रिंसिपल वगैरह भी जो रहते हैं, या छोटा मोटा इंस्टीट्यूट वगैरह जो भी है, तो लोग ऐसा कर लेते हैं कि वहाँ पर कैमरा लगवा के, नेट रहता ही है, फ़ोन में भी रहता है, तो कनेक्टेड रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपनी आवाज़ रही जो स्टाफ मेंबर के ऊपर छोड़ देते हैं, वो लोग चेकिंग करते रहते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये अब चाहे स्कूल की बात हो, फर्म की बात हो, एक से एक जगह की बात हो या कंट्री की बात हो, तो हेल्प हो जाती है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर क्या है समझाइए। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, 1-2 नंबर का आराम से आ जाएगा, मैंने तो 2 नंबर में लिया हुआ है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, 3 प्रकार के 4 प्रकार के जो कंप्यूटर अलग अलग बेसिस पे हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल किया, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिकल मेजरमेंट होता है, उनको करते हैं। जैसे ताप को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, लंबाई को, ऊंचाई को, हाइट को, ऐसा कुछ मापना है, तो उनमें इनका विधिवत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें यूज़ करके ये हर चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, देखते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर की बात हो गई, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और बढ़िया रहते हैं। तो भौतिक मात्राओं की बात क्लियर हो गई। तो एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनीशन और कुछ यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी उदाहरण या कुछ पॉइंट ऐसे और भी बना के लिख सकते हैं, जो कि आपको याद हो, कोई ज़रूरी नहीं कितना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5th क्वेश्चन है आज का, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। हाइब्रिड सीड्स आता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, धान गेहूँ सब कुछ आता है कि नहीं आता हाइब्रिड। अब हाइब्रिड बीज आते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये भी कंप्यूटर होता है, जो हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि किसी दो चीज़ का मिक्सचर करके तीसरा कुछ जनरेट किया गया है। तो हाइब्रिड का मतलब है कि वे कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, और हाइब्रिड जो होता है उन दोनों के प्रोडक्शन से बना होता है, उन दोनों का एक मिश्रित रूप होता है। तो वही कह रहा है कि वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग का एक मिश्रित रूप है, एक मिक्सचर होता है, उन दोनों के फीचर से बनकर बना है। इसमें और इनपुट और आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल रूप में होती है। इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो इनपुट दिया जाता है, जो यूज़र इनपुट दे रहा है, वो इनपुट आउटपुट के रूप में देता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट निकलता है वो डिजिटली रूप में निकलता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कह सकते हैं कि वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का एक मिश्रित रूप होता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग जो है, जितने एनालॉग में फीचर्स होते हैं और जो डिजिटल में फीचर्स होते हैं कंप्यूटर में, उनका इसमें मतलब फीचर्स पाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि जिसमें हमको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं और हम इनका इस्तेमाल करके अपने किसी भी तरह के कार्य को कर सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, उनकी परिभाषाएं आपको ये सब ज़रूर याद होना चाहिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न बनते हैं, लिखने को आया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। जो प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है उनको मार्क कर लीजिए सीरीज से, तो उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, चले आगे आइए। नेक्स्ट देखिए, पेपर लगाइएगा, पेपर से प्रश्न रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, पुराने पेपरों के प्रश्न रिपीट होते हैं। छठा प्रश्न देखिए, माउस क्या है। 1 नंबर का प्रश्न आपको आ सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपको तो बहुविकल्पी भी पूछ सकता है कि माउस कैसे डिवाइस है, इनपुट है और आउटपुट है, तब आपको ये पहला ध्यान रखना होगा कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दो दायां और बायां बटन होता है। इसमें 2 बटन होती है, एक दायां, एक लेफ्ट बटन होती है और एक राइट बटन होती है। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। अगर हमारे पास माउस है
माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, दोनों के फीचर्स लगभग लगभग सेम है। तो अगर हमारे पास माउस है तो कहीं न कहीं हमें कंप्यूटर जो कीबोर्ड होते हैं उसकी उपयोगिता और उसकी आवश्यकता थोड़ी-सी कम हो जाती है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे एक रबर का बॉल लगा होता है, रो स्क्रॉल बॉल लगा होता है ना माउस के ऊपर से राउंड राउंड सा गोल-गोल देखा होगा, जो कार्य में भी काफ़ी हेल्प करता है, हर पेज की स्लाइड को मूव करने में, पेज अप एंड डाउन करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। और लेफ्ट राइट से हम जो है हर एक काम को फाइल को ओपन करते हैं, कट करते हैं, जो भी हमें करना होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 2 बटन पाया जाता है और जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है और इसके नीचे एक रबर का बॉल होता है जो आपको किसी भी तरह के कार्य को करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो माउस की एक छोटी सी परिभाषा, छोटा सा पॉइंट, एक नंबर को लेने के लिए, 2 नंबर को लेने के लिए, दैट्स एनफ। जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये बड़ा अभी छोटा लग रहा है क्योंकि ये एक फॉन्ट में है, कंप्यूटराइज नोट है ना ये, मैंने बनाई कंप्यूटर पे बनाई। अभी मैं अभी यही चीज़ को अगर लिखती किसी कॉपी के पेज पे तो काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता। तो इसीलिए आपको ये इतनी भी बातें अगर आपको याद रह रही हैं तो वहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप बढ़िया अच्छे से काफ़ी बड़े-बड़े आंसर्स हो जाएँगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न आज का है, लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया फटाफट लाइक करिए। चलिए, आपकी 20 मिनट की क्लास हो गई है, क्लास में कर रही हूँ तो लाइक तो बनता है, बिना लाइक के काम नहीं बनेगा, क्यों? ठीक है? चलिए आपको देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के लाभ की बात करते हैं, प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है। तो पहला है कि इसमें सूचनाओं का संग्रहण, संग्रहण का मतलब स्टोर करके रखना, विश्लेषण उन पे चर्चा करना, उनको कहीं और फिट करके देखना, एनालिसिस करना, नवीकरणीय नए तरीके से कुछ नया बनाना, कार्य अत्यंत सरलता और दक्षता से अल्प समय में किया जा सकता है। ये बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही कम समय में किया जाता है और जहाँ पर हमें समय कम लगता है उस चीज़ को हम करना ज़्यादा समझते हैं कि ये अच्छा है। समय का ही बचत है क्योंकि समय ही मनी, समय है तो पैसा है। तो हम इन सब चीज़ों का कंप्यूटर का लाभ है कि हम उसको संग्रहण करके चीज़ों को स्टोर करके अच्छे से रखते हैं, नए तरीके से कार्य करते हैं, समय भी कम लगता है और काम भी आसानी से हो जाता है। दूसरा बात लाभ क्या है कि इससे व्यक्ति के जीवन विभिन्न क्षेत्र में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के लिए काफ़ी अच्छा है। हम निर्णय भी ले पाते हैं, हमें क्या करना है, कैसे कार्य करना है, हमारे लिए क्या उचित होगा, क्या हम क्या सोच के कार्य कर रहे हैं, ये सारी बातें भी हमारे लिए कहीं न कहीं अच्छी कारगर साबित होती है और हम प्रॉपर तरीके से कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। नवीनतम एवं सत्य सूचनाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जो नई चीज़ें हैं, वो भी हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। हमें उससे पहले बुक्स में खोजना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें होनी महसूस करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें किसी भी क्षेत्र की जानकारी या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति की, फर्म्स की, ऑर्गनाइजेशन की कोई भी जानकारी है तो हम इसको यहाँ पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर, ये छोटी शिक्षा जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज की एजुकेशन है उन्हीं में ही नहीं, उन्हीं से लेकर जब तक हायर एजुकेशन है उनमें भी काफ़ी हेल्प कर रहा है, काफ़ी बड़ा रूप ले रहा है, सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ हेल्प है। कंप्यूटर में संग्रहित समस्त सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रख रहे हैं तो वो लाइफ टाइम तक स्टोरेज है पूरा सही पड़ी, जब तक उसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा या उसमें वायरस नहीं आ जाएगा या कोई दिक्कत नहीं आएगी, हार्ड डिस्क खराब नहीं हो जाएगी, तब तक उसमें हर चीज़ स्टोर करके रखिए। वैसे हम कोई चीज़ रख देते हैं तो चूहा काट देता है या खो जाता है, कोई इस्तेमाल कर लेता है भूलवश, कुछ गिर जाता है, फट जाता है, पेजेस भी थे। वैसे कोई डाटा रखा है कंप्यूटर में, डिजिटली डाटा रखा है तो वो काफ़ी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा है तो वो सिक्योर रहता है। कंप्यूटर की हेल्प से किसी विषय का अध्ययन बार-बार, ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा टीचर है कि हम बार-बार चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो वीडियोज़ आपको सितंबर के महीने में पढ़ाई थी, लाइव भी पढ़ाई थी, खूब पढ़ाई थी, क्लासेस की थी, हर चीज़ बताया था। तो आप देख रहे हैं कि वो क्लासेस आज भी आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने कितनी बार लिंक भी दिया है। तो यही चीज़ फ़ायदा है कि मैं उस चीज़ को बार-बार, अब एक तो जितना पढ़ा दिया, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को नहीं वो कर सकती हूँ ना, फिर उतना समय फिर जाएगा। हम तो शॉर्ट टर्म में रिवीजन करेंगे, तो वो वीडियोज़ रखे हुए हैं वो आपके लिए फिर हेल्पफुल हैं, आप उसको दोबारा जाके पढ़ सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। तो इसका एक बेनिफिट है इन सभी चीज़ों से, जैसे हम मदद करके अपने कार्य को आसान कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बनाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी, सिंपल बातें हैं जो मैंने पढ़ाई है, सिर्फ यहाँ पर रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन ही है, ध्यान रखिएगा। ये सब के सब रिवीजन मिल रहे हैं और कोई इसकी स्पेशल प्लेलिस्ट नहीं बनेगी, जो विषय जिस विषय का है उसी विषय में ये वीडियोस मिलेंगे आपको, ताकि आप इधर उधर ना भटके और एक ही जगह पर जाके सारी वीडियोस को आसानी से पा जाएं। आइए फिर चलें आगे। चलिए, यहाँ तक हमने देख लिया, 7, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न भागों को संक्षेप में बताइए। ठीक है, बहुत सारे भाग हैं कंप्यूटर की प्रणाली में, कंप्यूटर के पूरे सेटअप में, तो उनको हमको संक्षेप में बताना है, समझाना है। तो कंप्यूटर एक प्रणाली है, सिस्टम है, जिसके साथ सम्मिलित रूप से कई यंत्र जुड़े होते हैं, उसके साथ छोटे छोटे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस अटैच होते हैं
और इनके कार्य का सामान्य उद्देश्य होता है, लगभग कार्य वही सब करते हैं एक साथ मिलकर, हर कार्य को आसान कर देते हैं। तो इनमें जो प्रणालियां हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है इनपुट की, जिसको आगत इकाई कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। अब यूनिट इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट में जैसे हम कीबोर्ड ले लेंगे, माउस ले लेंगे, इन सब के द्वारा इनपुट देते हैं। हम कंप्यूटर को टास्क देते हैं कि वो हमें चीज़ सर्च करके दे या दिखाए या मूवी चलाए या गाना प्ले करे, तो हम उसको कमांड लिख कर देखें, और वो कमांड उसमें कोड के द्वारा जो सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कोड किए रहते हैं जिस लैंग्वेज में, वो उसमें पहले से रहता है कि आपको ऐसा कुछ जनरेट होगा तो आपको ऐसा कुछ दिखाना होगा। तो वो सब पहले से रहता है, हम बस ऊपर से यूज़र होते हैं और जिसको यूज़ करते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एक अच्छा काम है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। दूसरी बात कर लेते हैं तो सीपीयू वहाँ पर है, जो प्रोसेस करता है हर एक चीज़ को। जो आप टास्क दे रहे हैं उसको तो कोई मैनेज करने वाला होना चाहिए। घर में जैसे मैनेजर का एक डिपार्टमेंट होता है, किसी न किसी का, बाहर का, आउटडोर का, पापा लोगों का होता है, तो वैसे ही इनमें भी होता है कि कोई जो डाटाज आ रहा है, कितना आ रहा है, पाइपलाइन में कितना कितना प्रोसेस हो गया है, कहाँ पे सिस्टम में फॉल्ट आ रही है, कहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, तो हर चीज़ को प्रोसेस करना, देखना, सारा कार्य सीपीयू का रहता है। फिर आउटपुट डिवाइस है। अब जब कार्य हो गया है, जब कोई चीज़ सर्च कर रहा है, तो भाई आप रिजल्ट भी तो दोगे। आप कोई काम कर रहे हो तो आप अभी इतना तो पढ़ाई कर रहे हो, जब रिजल्ट का भी वेट रहेगा ना। अभी तो आपकी डेट की, आप डेट के लिए परेशान, मैम डेट कब, और जैसे एग्जाम हो जाएगा मैम रिजल्ट कब। तो आप लोगों की तो डिमांड कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। किसी बच्चे को किसी में दिक्कत, किसी बच्चे को किसी में दिक्कत, तो पढ़िए, करते रहिए। अब हम इसमें आपको क्या ही, मैं पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, आउटपुट मॉनिटर है, तो आपको आउटपुट दिखता है। जो आपको इच्छा सर्च करते हो आपको आसानी से मिल जाती है, समझ में आती है, कोई चीज़ खोज रहे हो। फिर इनपुट आउटपुट यूनिट होती है, जाने आने का सिस्टम, हर चीज़ को देखना, मैनेजमेंट करना। तो ये सारे उनके कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें आप सारा चीज़ अटैच करके, असेंबल करके पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम किसी को आई होप नहीं होगी। आज की क्लास के लिए 8 प्रश्न बहुत है। मैं 8 प्रश्न बनाई थी, 8 प्रश्न लेकर आई। ये लघुत्तरी है, बड़े वाले हैं, क्योंकि लघुत्तरी के जो प्रश्न हैं मैंने कभी सीरीज से नहीं पढ़े थे। वो इतने बोकस दिए हुए, इतने बड़े बड़े कठिन कठिन उसमें शब्द दिए हैं 2 नंबर वाले प्रश्न में, और 2 3 पेज के दिए रहते हैं, जो कि कभी समझ में नहीं आता है। प्रश्न तो बनता है बट कभी कोई लिख नहीं पाता है, और उसमें बहुत टफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो दिक्कतें बढ़ती हैं। तो मैंने उस चीज़ का अनुभव किया है, मुझे बात पता है। चाहे आप राधन पढ़ लो तो से और पवन पढ़ लो तो दोनों में सेम है। तो मैंने इसीलिए लघुत्तरी पे अभी कहा कि अभी हम लोग तो बहुत एग्जाम, तो थोड़ा सा मतलब अभी समय है, तो जो बड़े वाले प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं, ताकि आपकी एक मेजर हेल्प हो जाएगी। क्योंकि बड़ा अगर कर लेंगे तो छोटी प्रॉब्लम तो देख ही लेंगे, छोटी प्रॉब्लम में क्या है। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको ऐसे सभी सब्जेक्ट के करवा दूँ। कैसी रही क्लास ये ज़रूर बताइएगा। ऐसे प्रश्न सभी विषय के किया जाए, नहीं किया जाए, क्या ओपिनियन है आप लोगों का, ज़रूर बताइएगा। उससे ये हेल्प मिलेगी कि हाँ समझ में आ रहा है, हेल्प है। आपको उचित लगता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं उचित है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत लिखिए। ऐसे ही आप वीडियोज़ को आके 2 बार देख लिया करिए, मत लिखिए फ्रेंड्स, लिखने में वक्त वक्त जाएगा। बस वीडियोज़ को 2 से 3 बार आके देख लिया करिए हर 2 से 3 दिन पे, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं पड़नी पड़ेगी। आई होप क्लास अच्छी है। क्लास कैसी लगी का जरूर बताइएगा। लाइक उन्होंने नहीं किया, लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।